तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं अर्धनारीश्वर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को बताने वाला हूँ, जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया हुआ है। अर्धनारीश्वर का इससे पहले भी 2 पार्ट का वीडियो बन करके अपलोड हो चुका है। एक वीडियो में मैं अर्धनारीश्वर के सारांश को बताया था और एक वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर के परिचय को बताया था, और आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि घर बैठे बैठे आप अच्छे से तैयारी कर सके। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, आपको मैसेज का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। इंस्टाग्राम आईडी है अशरफ रज़ा 30 के नाम से, अशरफ रज़ा 30। आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। टोटल हम लोग जो 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है? यानी अर्धनारीश्वर जो है ये एक निबंध है, और इसके निबंधकार यानी लिखने वाले कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दिनकर किस युग के कवि है? तो छायावादोत्तर कवि है कि नहीं? छायावादोत्तर युग के कवि। अब ये छायावादोत्तर युग क्या होता है तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको कह सकते हैं रोमांटिक पोएट कह सकते हैं, या मॉडर्न में कह सकते हैं, और पिछले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से इसके बारे में समझा चुका था। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो ये शिव और पार्वती का है, एक कल्पना किया गया हुआ जो है सो रूप है, वास्तव नहीं, हकीकत नहीं है, कल्पित है। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, पुरुष रूप वृक्ष बन गया, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने बना दिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष खुद तो वृक्ष बन गया है कि नहीं, लेकिन उसने नारी को क्या बना दिया है? तो उन्होंने नारी को लता बना दिया, यानी कि सुंदर कोमल बना दिया है कि नहीं। और रियली में जो नारी है, जो औरत है, जो महिलाएं हैं, वो कोमल होती है, वो जो है सुंदर होती है। तो यहाँ पे पुरुष खुद वृक्ष बन गया, लेकिन औरतों को कोमल बना दिया, सुंदर बना दिया। अगला क्वेश्चन है, कामनी अपने साथ कैसे शांति लाती है कि नहीं। तो कामनी का मतलब आप लोग जानते होंगे, अर्थ वैसी महिलाएं जिसकी कामना की जा सके, जिसकी इच्छा की जा सके। तो कामनी जो है अपने साथ कैसे शांति लेकर के आती है? तो वो यामिनी जैसे शांति लेकर के आती है। यामिनी मतलब रात है कि नहीं, रात जो है, रात्रि। और रात को जानते ही लोग कितना सुकून मिलता है। अगर रात ना हो तो शायद बहुत परेशानियां हो सकती है, नींद पूरी नहीं हो सकती। अगर नींद पूरी होती है, अच्छे से नींद आती है, तो वो रात में ही होती है। तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पुरुष जब नारी गुण ले लेता है तो क्या बन जाता है? तो जब पुरुष के अंदर नारी गुण आ जाता है, जैसे कि दया, सौंदर्य, लेकिन और भी बहुत सारे गुण हैं और जो औरतों में पाई जाती है, ममता, और वो गुण जब पुरुष के अंदर आ जाता है, पुरुष वो गुण ले लेता है, तो वो क्या बन जाता है? तो लोग उसको देवता के नाम से पुकारने लगते हैं, कहते हैं ये देवता ही है कि नहीं। तो सही आंसर डी हो जाएगा। लेकिन जब पुरुष का गुण नारी के अंदर चला जाता है, नारी जब नर के गुण लेती है, तो क्या बन जाती है? लेकिन हमारे ज़माने में ये देखिएगा, आजकल का जो ज़माना है, अगर महिलाएं जो है सो पुरुष का गुण ले ले, तो उसको राक्षसी कहना शुरू कर देते हैं। यानी कि राक्षस की जो पत्नी होती है, यानी कि जो बहुत ही कह सकते हैं घटिया किस्म का हो, एक ही नहीं, राक्षस आप लोग जानते ही हैं, तो राक्षसी के नाम से उसको पुकारना शुरू कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सो 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 क्या है? किसने कहा कि जब नारी नर का गुण ले लेती है तो राक्षस बन जाती है? तो ये मैं सारांश में भी समझा चुका हूँ। तो प्रेमचंद ने कहा था ये बातें, कि जब नारी जो है सो नर का गुण ले लेती है तो राक्षसी जो है सो बन जाती है। तो सही आंसर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, स्त्री गुणों वाला पुरुष क्या कहलाता है? तो देखिए,
सारांश में मैं समझा चुका था कि ये हर एक के अंदर जो है एक दूसरे का गुण होता है। पुरुष के अंदर भी महिलाएं वाला गुण होता है, लेकिन वो पुरुष जो है सो अपने आप को बताना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग उसको स्त्रीण कहना शुरू कर देंगे। स्त्रीण मतलब होता है कि महिलाओं जैसा दिखने वाला है कि नहीं। तो जब स्त्री का गुण आ जाएगा तो लोग उसको स्त्रीण न कहने लगे, इसलिए वो जो है ये गुण को छुपाए रखता है, लोगों के सामने नहीं लाता है। तो सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो बुध हो और महावीर, इन दोनों ने स्त्रियों को जो है एक भिक्षुनी का जो है सो अधिकार दिया था। भिक्षुक आप लोग जानते होंगे, या भिक्षु है कि नहीं। भिक्षुक और भिक्षुक में जो महिलाएं होती है उसको भिक्षुनी कहते हैं। तो भिक्षुक क्या होता है? तो जो एक सन्यासी कह सकते हैं, जो है कि नहीं, जो सब कुछ को त्याग चुके, जो बौद्ध धर्म में जो सन्यासी होते हैं उसको स्पेशली जो है ना सब लोग भिक्षुक कहते हैं। तो उसको जो है सो भिक्षुक को कहा जाता है। तो ये देखिएगा अक्सर जो है सो भिक्षुक जो होते हैं वो जो है सो पुरुष ही होते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध और महावीर ने जो है सो महिलाओं को भी ये अधिकार जो है सो दिया था कि महिलाएं भी जो है सो सन्यासी जो है सो बन सकती है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। आगे कह रहा है, स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार किसने छीन लिया? तो वो जो है सो दिगंबर ने जो है सो ये अधिकार जो है सो छीन लिया है। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म जो कहाँ हुआ? तो दिनकर जी का जन्म जो है सिमरिया में हुआ था। तो सही आंसर ए हो जाएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म जो है सो 1908 ईस्वी में हुआ था। तो सही आंसर बी होगा। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिनकर की मृत्यु जो 1974 में, यानी कि सही आंसर डी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं परिचय के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाइए और देख लीजिए। सभ्यता का पहला सोपान क्या था? तो सोपान का मतलब क्या होता है? यानी कि एक सीढ़ी जिसको कहते हैं, लेकिन ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ जो है कि वो आगे कैसे बढ़ा जाए, आगे बढ़ने की सीढ़ियाँ। तो सभ्यता का पहला सोपान जो था वो कृषि का विकास ही था। देखिए, पहिए का खोज जो है सो आपको आदि मानव के जो लोग थे, जो लोग जंगल में रहा करते थे उस समय, सभ्यता सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तभी ये पहिए का खोज हो चुका था। आग का भी खोज उसी समय हो चुका था कि लोग जंगल में रहते थे और चारों तरफ से आग लगा करके वो अंदर रहते थे ताकि जानवर उस पर हमला ना कर सके। उस समय भी सभ्यता जो नहीं आया था, और भाषा का उस समय ही खोज हो चुका था ताकि लोग आपस में बात कर सके, है कि नहीं। तो ये तीनों चीज़ तो सभ्यता से पहले ही आ चुकी थी, और सभ्यता के बाद जो सभ्यता का जो पहला स्टेज था वो कृषि का ही माना जाता है, क्योंकि जैसे खेती बाड़ी होना शुरू हो चुका था तो लोग जो है सो एक जगह से दूसरी जगह नहीं भटकते थे, बल्कि एक ही जगह पे रहते थे और वहीं पे कृषि उपजाते थे और खाना जो है सो शुरू करते थे। तो यहाँ पे एक सिविलाइजेशन जो है सो आने लगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो है सो बी हो जाएगा। सभ्यता का पहला सोपान जो है वो कृषि का विकास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था? तो वो उर्वशी है। उर्वशी के लिए उनको जो है सो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सो मिला है। मैं परिचय में जो है सो बता चुका हूँ इसको। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो ये जो है सो रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? तो बापू मेरी माँ पुस्तक जो लिखी है उसकी पोती ने लिखी है। तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, बापू की पोती। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, कौन सी कृति रामधारी सिंह की लिखी हुई है? तो इनमें से अगर देखेंगे तो कविता के नए प्रतिमान तो है नहीं, स्मृति की रेखाएं तो है नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है शुद्ध कविता की खोज, परिचय वीडियो वाले में बता दिया था, शुद्ध कविता की खोज जो लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता जो है 1925 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई थी। तो सही आंसर बी हो जाएगा। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी कृति इसमें से ऐसी है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखी गई हुई है? तो वो है साकेत, है कि नहीं। सही आंसर डी हो जाएगा। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो से मिला हुआ है? तो शायद ये क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति पे जो कविता लिखी गई है या काव्य कृति, काव्य खंड जो लिखा गया है वो है कुरुक्षेत्र, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा।
गंधारी थी, तो गंधारी जो है दुर्योधन की माँ थी, तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्रेमचंद थे, तो प्रेमचंद कथाकार थे, कथा लिखा करते थे, ये गीतकार तो थे नहीं, फिल्मकार तो थे नहीं, संगीतकार तो थे नहीं, तो सही आंसर सी हो जाएगा। तो टोटल 26 क्वेश्चन रहे इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और कल मॉर्निंग में आप लोग को इसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है सो मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।